हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। ये आयोग सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम इस आयोग को भी 5 बिंदुओं में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले परिचय, दूसरा रहेगा हमारा पॉइंट संरचना, तीसरा होगा कार्य एवं शक्तियां, चौथा होगा संबंधित अनुच्छेद और पांचवा होगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हमारा यह टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे परिचय। तो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो हमने इसके बारे में कई बार चर्चा की है कि संवैधानिक निकाय कौन सा निकाय होता है, जिसका कि संविधान में वर्णन किया गया है, जिसका गठन संविधान के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, यह एक संवैधानिक निकाय है, याद रखेंगे। उसके बाद वर्णन की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। याद रखिएगा, संविधान में फ्रेंड्स कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उसमें से 14वें भाग में वर्णन है संघ लोक सेवा आयोग का। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14 में है। ओके, ठीक। अब बात करेंगे अनुच्छेद की। तो भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक वर्णन किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का। आपको ये याद रखना है। क्या क्या यहाँ पर हमने देखा? संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका वर्णन संविधान में किया गया है। फिर वर्णन की बात करें संविधान में कहां पर किया गया है, तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। याद रखिएगा, आर्टिकल 315 से 323 तक। तो अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1926 को। ओके, और यहां पर एक बात यह भी याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को। याद रखेंगे। मुख्यालय की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय शाहजहां रोड, नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है मुख्यालय? शाहजहां रोड, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा संघ लोक सेवा आयोग का एक परिचय। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे संरचना। पहला पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं और इनकी संख्या निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। कुछ अन्य सदस्य होते हैं। अब ये कुछ अन्य सदस्य कितने होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में सामान्यतः अगर बात करें तो ये संख्या कितनी है? अध्यक्ष सहित 9 से 11। अगर 9 संख्या टोटल है तो 8 सदस्य और 1 अध्यक्ष, ऐसा। और अगर 11 है तो 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य। तो वर्तमान में जो संख्या है, ये सामान्यतः 9 से 11 होती है, अध्यक्ष सहित। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है नियुक्ति। नियुक्ति की जाती राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती इनकी नियुक्ति। फिर योग्यता की बात करें तो योग्यता का उल्लेख फ्रेंड्स संविधान में नहीं किया गया है। आपको याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। ओके, संविधान में नहीं है। किंतु एक बात अवश्य होनी चाहिए कि जो उस समय पे जितने टोटल सदस्य हैं, उसमें से आधे सदस्य को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए।
ठीक है। योग्यता का वर्णन तो संविधान में नहीं किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का, लेकिन जो सदस्य हो सामान्यतः उनके आधे जो सदस्य हैं उनको भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष, कितने समय तक, 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। तो आगे बात करेंगे सेवा शर्तें। फ्रेंड्स, सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, ये आपको याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे कार्यकाल की। तो कार्यकाल फ्रेंड्स इनका होना चाहिए 6 वर्ष या 65 वर्ष। इन दो में से जो भी उम्र ये पहले पूरी कर लेंगे, अगर उन्हें कार्यकाल पद पर बने हुए 6 वर्ष हो गए तो वो रिटायर हो जाएंगे, और अगर उनकी उम्र अभी उन्हें 6 वर्ष नहीं हुआ है और उम्र 65 वर्ष हो गई तो फिर भी वे अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। कार्यकाल कितना होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष का, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। फिर त्यागपत्र की बात करेंगे तो ये त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। याद रखिए फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति को। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं। संख्या कितनी होगी ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। फिर भी सामान्यता भी वर्तमान में कितनी रहती है, तो 9 से 11 के बीच में रहती है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और योग्यता की बात करें तो योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह आवश्यक है कि जो वर्तमान में जितने भी सदस्य होंगे उस समय पर उसके आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। सेवा शर्तों की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। त्यागपत्र की बात करें तो वो त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। निष्कासन। निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना चाहिए, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां होंगी। सबसे पहले दिवालिया घोषित होने पर, अगर वो सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया घोषित हो जाता है तो वह अपने पद पर नहीं रह सकता, उसको राष्ट्रपति हटा देगा, याद रखिएगा। दूसरा है पदावधि के दौरान किसी अन्य वेतन नियोजन में लगा हो, मतलब वह जब अपने पद पर है उस समय वह कहीं और भी कार्य कर रहा है जिसके लिए उसे वेतन मिल रहा है, तो इस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। थर्ड पॉइंट है मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण, इसे भी याद रखिएगा। और चौथा है कदाचार के कारण उच्चतम न्यायालय की सलाह पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। कदाचार के कारण उच्चतम न्यायालय की सलाह पर। देखिए कदाचार का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर अपन समझे तो कदाचार होता है कार्य की उपेक्षा करना, कार्य की उपेक्षा करना हो जाए या फिर अनुचित व्यवहार करना, तो ये कदाचार कहलाता है। अब कदाचार के कारण उच्चतम न्यायालय की सलाह पर, इसको समझिए कैसे। देखिए अगर किसी भी सदस्य या अध्यक्ष पर कदाचार का आरोप लगता है और राष्ट्रपति उसे हटाना चाहता है तो उसे उच्चतम न्यायालय से सलाह लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उच्चतम न्यायालय जो सलाह देगा, उच्चतम न्यायालय जो सलाह देगा तो उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। कदाचार के कारण अगर किसी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाया जाता है और उच्चतम न्यायालय से सलाह ली जाती है तो जो उच्चतम न्यायालय की सलाह होगी उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अगर उच्चतम न्यायालय कहता है नहीं यह आरोपी नहीं है, ये जो है निर्दोष है, तो इसे इसके पद से नहीं हटाया जाएगा, याद रखिएगा। और अगर इसको जो है दोषी पाया जाता है तो इसे इसके पद से हटाना पड़ेगा, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो। और उसमें राष्ट्रपति की क्या इच्छा है इस पर निर्भर नहीं करता, उच्चतम न्यायालय जो सलाह देगी वही मान्य होगी और राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि कदाचार के कारण अगर किसी सदस्य को हटाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की जो सलाह ली जाती है, याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय की सलाह पर ही हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय की जो सलाह ली जाएगी वह जो भी सलाह होगी उसे राष्ट्रपति मानेगा ही मानेगा, इसके लिए वो बाध्य है। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स,
जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो कि वर्तमान में कितना है वेतन 2,50,000 अध्यक्ष का है, 2,50,000 अध्यक्ष का है और 2,25,000 सदस्यों का है। ये आपको याद रखना है। कितना वेतन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का, तो अध्यक्ष का है 2,50,000 और सदस्यों कितना है तो 2,25,000 और ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना, ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कार्यकाल के बाद की। तो फ्रेंड्स, सरकार के अधीन ये किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। मतलब जो अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य जब अपने कार्यकाल को पूर्ण कर लेता है तो वो सरकार के अधीन किसी और नियोजन मतलब किसी और पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर एक नोट याद रखिएगा कि अगर जो सदस्य है संघ लोक सेवा आयोग का, वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसको सरल शब्दों में ऐसे समझिए। देखिए, जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, जब वह अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेता है तो वह किसी अन्य पद पर आसीन नहीं हो सकता। लेकिन जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं, जब वो सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं तो वो दोबारा पद पर नियुक्त नहीं होंगे। वो क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि या तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाए और या फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाए। आई होप आप समझ चुके होंगे। देखिए, इसको मैं फिर से और क्लियर करता हूं। मान लीजिए यूपीएससी के एक व्यक्ति या अध्यक्ष है जिसका नाम है राजेश। तो जो राजेश है ये इसने अपना कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण कर लिया। जैसे इसके कार्यकाल के 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, ये अपने पद से अध्यक्ष जो था राजेश हट जाएगा। ठीक, अब एक बार जब इसने कार्यकाल पूर्ण कर लिया, ये अपने पद से हट गया, तो इसको दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। सरकार इसे किसी अन्य पद पर नियुक्त भी नहीं कर सकती, ना ही ये यूपीएससी का अध्यक्ष दोबारा बनेगा। ठीक, लेकिन यूपीएससी का एक सदस्य है जिसका नाम है मोहन। यूपीएससी का एक सदस्य मोहन, तो मोहन ने अपने कार्यकाल तो पूर्ण कर लिए 6 वर्ष 65 वर्ष सदस्य के रूप में। तो मोहन को क्या है, दोबारा तो ये सदस्य यूपीएससी का नहीं बन सकता, लेकिन मोहन यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य के रूप में दोबारा यह नियुक्त नहीं किया जाएगा, यह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर मोहन किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे संबंधित महत्वपूर्ण आयोग या समितियों की, जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहला पॉइंट देखिए, 1855 में लॉर्ड मैकाले समिति की सिफारिश पर लंदन में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया था, लंदन में। देखिए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज करते थे, तो यहाँ के जो वो अधिकारी नियुक्त करते थे वो ब्रिटेन से ही आते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सिविल सेवा की जो पहली बार परीक्षा आयोजित की गई थी, तो कहाँ की गई थी, लंदन में। याद रखें कब, 1855 में। याद रखना आपको ये। और लॉर्ड मैकाले समिति की सिफारिश पर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लंदन में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का जो आयोजन है वो कब किया गया, तो 1855 में, या किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले समिति की सिफारिश पर। फिर दूसरा पॉइंट है एचिसन आयोग 1886 सिविल सेवा से संबंधित आयोग है, इसके बारे में आपको ये याद रखना है। इस्लिंगटन आयोग फ्रेंड्स 1912 में इस आयोग का गठन किया गया। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की थी किस आयोग ने, तो इस्लिंगटन आयोग ने ही। कब बना ये, 1912 में। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए किस आयोग ने भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की थी, तो याद रखिएगा इस्लिंगटन आयोग कब बना,
1912 में। अगला पॉइंट है ली आयोग की स्थापना 1923 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड ली की अध्यक्षता में की गई थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ली आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1923 में ब्रिटिश सरकार ने इसकी स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड ली। इन्हीं के नाम पर इसको ली आयोग कहा गया। और ली आयोग को ही क्या कहा जाता है? रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन, याद रखिएगा, दोनों एक ही चीजें हैं। तो ली आयोग या रॉयल कमीशन कब बना? तो 1923 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे लॉर्ड ली। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग या रॉयल कमीशन की सिफारिश से की गई थी। ठीक है, ये बना कब था आयोग? हमने पीछे इसके बारे में बात की तो 1923 में, और इसी के सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो आयोग आता है वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन किया गया फ्रेंड्स 1976 में, और इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कोठारी आयोग ने 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी। तो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसमें मेंस होता है, फिर वो इंटरव्यू लेता है। तो ये जो 3 स्तर है परीक्षा के, इसकी सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने, जिसका गठन 1976 में किया गया था। याद रखिएगा। बात करेंगे अगली समिति, सतीश चंद्र समिति 1989 में बनी। सतीश चंद्र समिति कब बनी? 1989 में। और इस समिति ने क्या सिफारिश की? तो निबंध प्रश्न पत्र की सिफारिश की थी। जो ऐसे का पेपर होता है मेंस में, उसकी सिफारिश किसने की थी? सतीश चंद्र समिति ने। कब बनी है? 1989 में। ठीक, तो आपको यह भी याद रखना है कि निबंध प्रश्न पत्र या ऐसे का जो पेपर होता है, किस समिति की सिफारिश से वो जोड़ा गया था? तो सतीश चंद्र समिति 1989। अगली समिति है होता समिति, 2004 में बनी है। इसने क्या सिफारिश की? कि प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड पेपर लिया जाए। तो ये जो एप्टीट्यूड पेपर होता है प्रीलिम्स में, वो किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया? तो होता समिति। ये बनी कब थी? सन 2004 में। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कार्य एवं शक्तियों की। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, सबसे पहला परीक्षाओं का आयोजन करता है। फ्रेंड्स, केंद्र में जो लोक सेवकों की भर्ती की जाती है, उसके लिए जो परीक्षा होती है, उसका आयोजन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। ये आपको याद रखना है। और संघ लोक सेवा आयोग केंद्र के साथ साथ जो संघ शासित प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनके लिए भी जो प्रशासनिक पदों की भर्ती की जाती है, उसके लिए परीक्षा आयोजित कौन करता है? तो यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। याद रखिएगा। दूसरा है राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति के स्वीकृति के उपरांत सभी या किसी मामले पर राज्य को सलाह देना। फ्रेंड्स, जब भी कभी किसी राज्य का राज्यपाल अगर यूपीएससी से सलाह चाहता है, अगर उसे यूपीएससी से कोई सलाह चाहिए, तो यूपीएससी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद उसे सलाह दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कार्य, आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का के अतिरिक्त, यहाँ पर होगा के अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। बिल्कुल है, सही है। परीक्षा आयोजित कराना ये सब काम तो ठीक है, लेकिन आयोग को संसद के द्वारा इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार भी किया जा सकता है, अन्य कार्य इसको दिए जा सकते हैं। एक तरह से अभी जो चौथा पॉइंट देख रहे हैं, संसद के अधिनियम द्वारा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, वो लगभग वही चीज है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अच्छा, यहां पर एक बात ये याद रखिएगा जरूर, संसद के अधिनियम के द्वारा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र का जो विस्तार का अधिकार है, उसमें आपको राष्ट्रपति याद नहीं रखना है। ठीक है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, वो संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा। बात करेंगे आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसे भी याद रखना आपको। ठीक है, जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे रहा है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष। ठीक है, चलिए यहां पर एक नोट आप देख रहे हैं
किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। इसको याद रखिएगा, कोई भी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग जो भी आयोग मतलब संघ लोक सेवा आयोग परामर्श देता है उसको खारिज नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सीमाओं की। राष्ट्रपति आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। याद रखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है आयोग से किसी पद या उसकी सेवा या उसके किसी विषय को हटा सकता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है जिसके लिए आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति जो है अखिल भारतीय सेवाओं के पद आदि के बारे में नियमन बना सकता है, इसके लिए उसको आयोग से कोई परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि वो भले ही उससे सलाह नहीं ले रहा है, लेकिन जो भी वो नियमन बनाता है उसको क्या करना है, उसको संसद के समक्ष, राष्ट्रपति को उस नियमन को संसद के समक्ष 14 दिनों के लिए रखना होगा। ठीक है, संसद के समक्ष 14 दिनों के लिए रखना पड़ेगा और संसद चाहे तो उस नियमन को संशोधित कर सकती है, मतलब उसमें संशोधन कर सकती है, या उस नियमन को समाप्त या खारिज कर सकती है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझना है कि राष्ट्रपति कोई नियमन बना सकता है इन सब के बारे में, लेकिन उस नियमन को उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना पड़ेगा और कितने दिनों के लिए, तो 14 दिनों के लिए रखना पड़ेगा। और संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है और इसे समाप्त भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अगली सीमा है इसकी पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले। तो ये तीनों सीमाएं इसको आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स संबंधित अनुच्छेद की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो यूपीएससी है उसका वर्णन जो है संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद या आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं 315 से लेकर 323 अनुच्छेद क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 315, संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग, जिसमें मतलब अनुच्छेद 315 में आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा का वर्णन किया गया है और संयुक्त लोक सेवा का वर्णन किया गया है। अब इसके अलग अलग सब आर्टिकल है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग जो है उसका वर्णन आर्टिकल 315 में है। राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है वो है आर्टिकल 315(1) में, और संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है उसका वर्णन है आर्टिकल 315(2) में। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस में है, तो वो है आर्टिकल 315 में। राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस में है, तो 315(1) में। संयुक्त लोक सेवा आयोग का वर्णन किस में है, 315(2) में। ठीक, अब बात करेंगे अनुच्छेद 316 की। ये क्या कहता है, सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। तो सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी आर्टिकल 316 में, तो इसे भी याद रखना है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 317 की। लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी तथा निलंबन। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो निलंबित किया जाता है या बर्खास्त किया जाता है तो वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 317 के तहत। याद रखना आपको। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो निलंबन है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। होता क्या फ्रेंड, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करता है कि जब यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य जो होता है संघ लोक सेवा आयोग का, उस पर जब कदाचार का आरोप लगता है, हमने पीछे इसके बारे में बात की है, तो उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के पास उस मामले को भेजा जाता है जो उसकी जांच करवाता है। तो राष्ट्रपति अगर चाहे कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जा रही तब तक वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अनुच्छेद 318 की। आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की जो शक्ति है आर्टिकल 318 में दी गई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अनुच्छेद 319 के बारे में। सदस्यता समाप्ति पर
पद पर बने रहने पर रोक, सदस्यता समाप्ति पर पद पर बने रहने पर रोक किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 319। ठीक, अब बात करेंगे आर्टिकल 320 अनुच्छेद 320 की। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। 320 में क्या किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद 321 की। तो इसमें है आयोग के कार्यों को विस्तृत करने की शक्ति, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 321, याद रखिएगा। फिर आर्टिकल या अनुच्छेद 322 है, तो इसमें संघ लोक सेवा आयोगों का जो खर्च होगा उस सब का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 322 में, से भी याद रखना आपको। और लास्ट में है अनुच्छेद 323, तो इसमें जो है आयोगों का प्रतिवेदन है, मतलब ये जो आयोग अपनी रिपोर्ट देते हैं उसका वर्णन किसमें है? किस अनुच्छेद के तहत वो रिपोर्ट देते हैं? तो अनुच्छेद 323। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला पॉइंट है, आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रॉस बार्कर, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रॉस बार्कर, ठीक है। ऑप्शन बी, आजादी के बाद आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो HK कृपलानी। फिर वर्तमान अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? वो है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष है। प्रथम महिला अध्यक्ष रॉस मिलियन मैथ्यू, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इनका एग्जाम में आया भी है कई बार। तो प्रथम महिला अध्यक्ष यूपीएससी कौन है? तो वो है रॉस मिलियन मैथ्यू, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। हिस्ट्री में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला पॉइंट, 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले प्रथम भारतीय बने। ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है आगे कि सिविल सेवा को परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। 1864 में इन्होंने परीक्षा पास की थी। 1922 में भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद में किया गया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था इलाहाबाद में। कब किया गया? तो 1922 में। चलिए अगला पॉइंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सेवा में सुधार के लिए आंदोलन चलाया था। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। इन्होंने सिविल सेवा में सुधार के लिए आंदोलन चलाया था। तो बस इसको जस्ट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई। ये आपको याद रखना है। फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1937 को। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला पॉइंट, 1935 के अधिनियम के तहत ही प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935 अधिनियम के तहत, ये आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के तहत एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और उस समय पर अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे HK कृपलानी। देखिए इसको समझिए, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो संघीय लोक सेवा आयोग, मतलब ये फेडरल सर्विस कमीशन, यही इसी को जो है संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के तहत एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और अध्यक्ष कौन था उस समय पर? तो वो थे HK कृपलानी, यही थे आजाद भारत के पहले अध्यक्ष। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संघ लोक सेवा आयोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।
धन्यवाद।